खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह परमार। जी हां, आज आगरा में यानी कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में दोनों की आगमन होने जा रहा है। देखेंगे क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ जनता के लिए लाभ लेकर के आएंगे। आज कोटी मीना बाजार से सीधे माननीय एसपी सिंह बघेल जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आज फिर दूसरी बार यानी कि आगरा की सीट से उन्हें फिर से टिकट घोषित की गई है। जनता के बीच फिर आज एक बार यानी कि एसपी सिंह बघेल मैदान में बीजेपी पार्टी से सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एसपी सिंह बघेल को सीधे लिए चलते हैं आपके अपनी टीवी स्क्रीन के सामने। क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण मोर्चा अनुसूचित जात मोर्चा के इस महासम्मेलन में मंच पर पधारे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कई बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी, मुझे लगता है 8 या 9 या 10 साल के सांसद रहे हैं, बहुत ही विद्वान, जिनके साथ 3 बार लोकसभा में मुझे रहने का अवसर मिला। परम आदरणीय श्री सत्यनारायण जटिया जी हमारे साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, साथ ही भारत सरकार के मंत्री श्री वर्षा किशोर जी, भारत सरकार के हमारे साथी मंत्री श्री भानु प्रताप जी वर्मा जी, माननीय उत्तर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 8 बार के विधायक माननीय जगदीश रेवा साहब, हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती हेमलता देवाकर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री राधा ग्रामीण से विधायक राजपाल श्रीमती विवेकानंद मौर्य जी, मेरे छोटे भाई और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री वाल्मीकि जी, मैं स्थानीय सांसदों से चाहूँगा कि मैं मंच के सभी लोगों का मैं स्वागत करने के लिए महामंत्री और प्रदेश महामंत्री सांसद श्रीमती प्रियंका रावत जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मौर्य जी, बुलंदशहर के बहुत ही लोकप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं मोर्चा के, माननीय तरुण प्रसाद राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री बी सतीश जी राष्ट्रीय सदर महामंत्री, श्री धर्मपाल सिंह जी प्रदेश महामंत्री, श्री सत्यदेव सिंह जी राज्यसभा महामंत्री, और श्री विष्णु राव जी, ओडिशा उपाध्याय जी, कैबिनेट मंत्री श्री योगी जी, राज्यसभा मंत्री विजय सिंह गौतम जी, मंत्री सदन प्रभार श्री धर्मेंद्र की वार्ता बनारस का प्रधानी श्री असीम गुरु साहब, प्रदेश सरकार में प्रभार राज्य मंत्री राही साहब राज्य मंत्री, श्री गणेश शक्ति राज्य मंत्री, श्री ओडिशा राज्य मंत्री लक्ष्मण कहा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सांसद श्री नवीन जैन साहब, मोरेना साहब के सांसद मेयर श्री विनोद साहब, कोटा साहब पूर्व अध्यक्ष मोर्चा सांसद हमारे सांसद
फतेहाबाद श्रीमती निर्मला महाराज जो शहर की मेयर भी रही, प्रदेश की मंत्री विधायक सुरेश साहब, प्रदेश के मंत्री और लंकी श्रीमती मंजू भदौरिया, जिला पंचायत के अध्यक्ष अशोक मंत्री साध्वी रेणुका जी, बाबू हदीफ साहब, पूर्व मंत्री जी साहब, पूर्व मेयर डॉक्टर कैलाश ठाकुर, प्रदेश मध्य प्रदेश मंचासीन सभी नेतागण और अनुसूचित वर्ग के हमारे सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों एवं हमारे छोटे मंच पर बैठे हुए हमारे सभी बड़े नेतागण, देवियों सज्जनों, मैं आगरा के एमपी होने के नाते सभी अतिथियों का, सभी डेलीगेट्स का, ब्रज और मुगलिया की साझा संस्कृति के शहर आगरा में, दीन इलाही के शहर आगरा में, सुलहकुल के शहर आगरा में, गंगा जमुना की तहजीब के शहर आगरा में, प्यार और मोहब्बत के शहर आगरा में, कृष्ण की लीलाओं के शहर आगरा में, मैं आप सबका सूरदास जी के शहर आगरा में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और अपनी बात इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और मेहनतकश मजदूरों के मसीहा, परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी, संत गाडगे जी, प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, हमारी साझा पुरखे छलकारी जी, संत गाडगे जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत रविदास जी और हमारे सोनकर समाज के महापुरुष दुर्बलदास जी, शबरी जी, ज्योतिबा फुले जी, मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। साथियों, चुनाव की पूर्व संध्या पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अनुसूचित मोर्चे ने अपने इस सम्मेलन को उस धरती आगरा को चुनने का काम किया है जहां 1956 में परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरण पड़े थे। चरण ही नहीं पड़े थे, यहाँ से एक बड़ा संदेश उन्होंने समाज को देने का काम किया था। इसके अलावा हमारे चक्की पाठ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना उन्होंने की थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे उनकी अस्थियां लेकर इसी आगरा में आए थे और बाबा साहब की अस्थियां हमारे यहाँ बौद्ध घाट पर सुरक्षित रखी हैं। मैं सभी संतों के चरणों में पुनः आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ, अगर डॉक्टर लोहिया की गैर बराबरी को देखना है अथवा बाबा साहब के समतामूलक समाज अथवा गांधी का ग्रामोदय अथवा दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, अगर इस चारों सिद्धांतों को अगर किसी एक व्यक्ति में देखना है तो उस व्यक्ति का नाम है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इन चारों महापुरुषों के जो सिद्धांत हैं वो उनकी करनी से वो दिखाई पड़ते हैं। सड़क पर शौच करती हुई महिला को हिंदुस्तान के हर प्रधानमंत्री ने देखा था। बड़े बूढ़ों के आने पर या रोशनी की कार आने पर उस महिला को, हमारी दादी नानी को खड़े होते हुए सभी प्रधानमंत्रियों ने देखा था। लेकिन अगर शौचालय और इज्जत घर बनाने का काम इस देश में किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। छप्पर में सोती हुई महिला को, कपड़ेल में रहते हुए लोगों को, मढ़ाने में सोते हुए लोगों को, शहरों में पाइपों में रहते हुए लोगों को इस देश के हर प्रधानमंत्री ने देखा था। लेकिन प्रधानमंत्री शहरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास इस देश में किसी ने बनाने का काम किया है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। ढेंचा पर खाना बनाते हुए, तोई पर खाना बनाते हुए, लकड़ी पर खाना बनते हुए, कंडे पर खाना बनते हुए, फूंकनी से फूंकते हुए, अपनी आंख खराब करते हुए, मोतियाबिंद होते हुए हमारी दादी नानियों को इस देश के हर प्रधानमंत्री ने देखा था। लेकिन उज्ज्वला के 12 करोड़ सिलेंडर देने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। इसी प्रकार से फसल चौपट हो जाने पर आत्महत्या करते हुए लगभग हर प्रधानमंत्री ने देखा था। लेकिन आज 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त माने 32,000 रुपए देने का काम किया है, वो हमारे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है।
जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क पाते हों, 12,000 के शौचालय के लिए आप नेताओं के घर पर रोज आते हों, आवास के लिए रोज आते हों, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के 1,000 रुपये लेने के लिए उस तारीख की प्रतीक्षा करते हों, कब दिल्ली से बटन दबे और आपके खाते में कब वो 2,000 रुपये आए। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल लेते हों, जिस देश में करोड़ों लोग मनरेगा के मजदूर हों, हम गांव के लोग अगर बीमार होते हैं तो हम अपनी बीमारी को एक दिन नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन हम चाय में अदरक डाल करके अपने कफ और कोल्ड को ठीक करने का असफल प्रयास करते हैं। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में 33 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारक इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। मेरे से अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देश का कोई पत्रकार अगर ये पूछता है कि आज़ादी के बाद नंबर 1 योजना कौन है, तो मैं उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड मानूंगा, क्योंकि हम 72,000 करोड़ रुपए निर्गत कर चुके हैं, 7 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर के इलाज करा चुके हैं और इसके अलावा 29,000 अस्पतालों को हम लोग इनपेंडल कर चुके हैं। ये गरीब लोग बीमार होने पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता था कि 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, गरीब आदमी कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, मेरी जेब में तो 45 रुपए डले हैं, इसमें डॉक्टर साहब जितनी दवाई आती हो उतनी दे दो। तब वो डॉक्टर बिना रैपर की, बिना बड़ी कंपनियों की नीली पीली गोलियां कागज के पुड़िया में लपेट के दिया करता था। इसलिए हम सबको मरना है, ये ध्रुव सत्य है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। यही गरीब लोग अगर धोखे से कॉर्पोरेट के ऑफिसों में घुस जाएं, चाहे वो मेदांता हो, चाहे वो अपोलोज हो, फोर्टिज हो, मैक्सिस हो या गंगाराम या स्कॉट्स हो, हम अगर सारी खेती अपनी बेच दें तो भी हम अपना इलाज नहीं करा पाते। यदि हम सारे जेवर बेच देते तो भी अपना इलाज नहीं करा पाते। मजबूरी में हमें 5 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे लेकर के ये इलाज कराना पड़ता, फिर जिंदगी में आर्थिक गाड़ी कभी पटरी पर नहीं उतर पाती। इसलिए इस देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दुनिया की अगर सबसे अच्छी कोई योजना है तो वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से मैं एक एतमादपुर में घूमते हुए एक महिला ने मुझसे कहा कि भैया जरा रुक के जाओ, तो मैं जल्दी में था, उसने जबरदस्ती रोका, मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल से आरती उतारी। मेरे पूछने पर कि क्या क्यों खुश हो, उन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे मकान दिया है। मैंने कहा क्या बड़ा काम हुआ, तो उसने कहा मैं छप्पर में बाहर खुले में सोती थी, रात भर डर रखता था कपड़े कहीं ऊपर नीचे ना हो जाएं। जब से मोदी जी ने मुझे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का ये मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके बरसों के बाद झिक के सोई हूँ, जिसको अंग्रेजी में स्लीप साउंड कहते हैं। ऐसी ही एक विधवा महिला ने कहा मोदी जी को मेरी राम राम कहना। मैंने कहा आप खुद चिट्ठी लिख दो, आखिर क्यों राम राम कहूँ, तो उसने कहा मेरी विधवा पेंशन जब आती है उसके 3 दिन पहले मेरी बहू मेरे पैर दबाने शुरू कर देती है। ये सम्मान देने का काम भी मोदी जी ने किया है। मैं परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 3 शब्द हैं, अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट से भी ज्यादा जिनमें ताकत है, वो 3 शब्द हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये प्रायोरिटी क्यों रखी थी, वो संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो भी कह सकते थे। उन्हें पता था जब तक देश शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठित नहीं होगा, और जब तक संगठित नहीं होगा तब तक संघर्ष के रास्ते पर नहीं चल पड़ेगा। उत्तर हमारी देश में कांग्रेस से लड़ाई है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि नभों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जब देश आजाद हुआ था तब अगर बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समान शिक्षा हो, लेकिन उस समय संविधान सभा के बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया और उसका दुष्परिणाम आज तक हम ये झेल रहे हैं। यह उसी समय मौलिक अधिकार हमें मिले थे, मौलिक कर्तव्य दिए थे, फंडामेंटल राइट्स दिए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए थे। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर समान दी थी तो शिक्षा समान हो जाती, तो यहाँ बैठे हुए लोगों के भी माँ बाप और भाई बहन IAS और IPS इस 75 साल में हो गए होते। उन्होंने क्या किया, शिक्षा के स्तर कर दिए। पहला स्तर कर दिया ग्वालियर का सिंधिया स्कूल, नैनीताल का सेज बोर्ड, अजमेर का मेयो कॉलेज और देहरादून का दून स्कूल। इसके बाद पीटर्स पैट्रिक चौल, जाजिद, GD गोयनका और DPS। इसके बाद होली पब्लिक एंड ड्यूज आद, और चौथे नंबर पर सरकारी स्कूलों को रखा, जहां पर अनुसूचित वर्ग के बच्चे बहुत गरीबी के कारण पढ़ते थे। इसलिए चौथे प्रकार की अगर शिक्षा लोगे तो पहले प्रकार की शिक्षा में कभी भी कंपटीशन में आप नहीं आ पाएंगे। दूसरी इन कांग्रेसियों ने गलती करी कि अंग्रेजी हम उत्तर भारत के लोगों को कक्षा 6 में पढ़ाई, जब हमारी उम्र 11 साल हो गई थी, और सामान्य ज्ञान हमको कभी नहीं पढ़ाया।
1950 के आरक्षण के बाद जो पहला बैच आईएएस और आईपीएस का आया था, उसमें 2 पेपर अनिवार्य थे, एक जनरल अंग्रेजी अनिवार्य थी और जीके अनिवार्य थी, जो हम अनुसूचित वर्ग के लोग और खास तौर से गांव के लोगों को इन दोनों विषयों से वंचित रखा था। इसलिए भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जब शिक्षा का अधिकार दिया, सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे दुनिया का जंग लगा हुआ भी ताला खुलता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि देहात में, मैं 2-3 फार्मूले बताना चाहूंगा कि देहात में पढ़ाई का ज्यादा वातावरण नहीं है, इसलिए थोड़ा शहर में आने की कोशिश करो या वहां जाओ जहां पर अच्छी शिक्षा हो। घर के सारे बच्चे लाओ, गेहूं, बाजरा और दाल और चावल ले आओ, बड़े बूढ़े आ जाएं और अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दें। अगर 12 साल बाद आप हमसे मिलोगे तो कहोगे 7 मार्च 2024 के भाषण से मेरा बेटा या नाती मेरा अफसर बना है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो है अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, सब कुछ वापस आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल के बच्चे को यदि गणित और अंग्रेजी आप ठीक करा दें, यदि उसकी ट्यूशन लगा दें, अगर 1000 रुपए में गणित और 1000 में अंग्रेजी मिलती है तो 24,000 रुपए महीने, 24,000 रुपए साल और 12 साल में 2,88,000। अगर 2,88,000 खर्च करके गणित और अंग्रेजी अच्छी कर दी तो जिसका गणित अच्छा है उसकी फिजिक्स अच्छी है, ऐसे बच्चे आईआईटी करेंगे, नहीं तो फिर आईटीआई करेंगे। आईआईटी और आईटीआई में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अंग्रेजी का बहुत समर्थक नहीं हूं, लेकिन या तो लोहिया सफल हो जाते कि अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। संसोपा ने बांधी घाट, पिछले पावे 100 में 60, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटपिट अंग्रेजी टाई निशान, नारे लगाते रहे और केवल अंग्रेजी का साइन बोर्ड कूदते रहे। इसलिए यदि आप अपने बच्चे की अंग्रेजी ठीक कर देंगे और एक सूट पहन के टाई लगा लेगा और अच्छी अंग्रेजी बोलने से 1 लाख रुपए महीने की बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी की गारंटी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बच्चे ने कहा कि सपा बसपा की सरकार में जब मेरी नकल से मेरी जड़ें खराब हो गई हैं, क्या मेरे लिए भी कोई फार्मूला है? हमारा सबसे अच्छा दिन था जब कल्याण सिंह जी की सरकार में राजनाथ सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था। इसके बाद सपा बसपा की गठबंधन की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रथम कैबिनेट के 15 मिनट के अंदर हम नकल विरोधी अध्यादेश में आग लगा देंगे। इसका अर्थ होता है कि नकल शुरू करा देंगे। हमारे यूपी बोर्ड की जड़ों में इन सपा बसपा के लोगों ने ऐसा तेजाब डाला है कि हम आज तक उससे झुलस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे ही बच्चे हैं। जब मैं फिरोजाबाद से मथुरा तक जाता हूं तो 2 मेडिकल कॉलेज और 22 इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं और सड़क पर 1 करोड़ कच्चे बीघा जमीन है। इसलिए भाइयों, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि यदि 1 बीघा जमीन बेच करके अपने बच्चे का एडमिशन MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करा दोगे तो कुछ बन जाएगा। तो बिकी हुई 1 बीघे की जगह 5 बीघे जमीन खरीद करके आपके हाथ में रख देगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन बच्चा ओवर एज हो जाएगा, फिर बेरोजगार हो जाएगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर हो सकता है कि नशेड़ी हो जाए, फिर जिस जमीन पर हम कुंडली मार के बैठे हैं उसे बेच के खाएगा कम और पिएगा ज्यादा। इसलिए मैनेजमेंट के कोटे में भी एडमिशन कराने के लिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। मैं पुनः एक बार फिर हमारे मोर्चे के जो भाई पूरे देश से आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं ये जरूर बात कहना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का फार्मूला है, ये डायनामाइट के, अल्फ्रेड नोबेल के फार्मूले से भी बड़ा फार्मूला है। इसलिए इस पर हमें चलना है। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास घूमेंगी। मैं पुनः एक बार आगरा के MP होने के नाते हमारे शहर में और संयोग से ठीक 100 मीटर दूर मेरा घर है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। और इस बात के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, और ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर दोनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और जेपी नड्डा आगरा की कोठी मीना बाजार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और कार्यक्रम को आगे की तरफ यानी कि जो जनता को संदेश देना है आगरा से उसका अभी से आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और इसी के बीच सीधे लिए चलेंगे आपको योगी आदित्यनाथ क्या कुछ आगरा की जनता के लिए संदेश दे रहे हैं, उस पर आपकी सीधे बात कराते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ आगरा की जनता को आज सौगात देके जाएंगे। क्यों मेरे इस निवेदन के साथ मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगी, ये पल हम आगरा वासियों के लिए खुशी के पल है, हर्ष के पल है। तो आइए हम सब भी सम्मिलित हो अपनी जोरदार तालियों के साथ इन पलों में जो हमारे आगरा को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, हमारे सपनों को साकार करेंगे। क्योंकि आज यहाँ से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5,198 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। साथियों, अब हम माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के इस महाधिवेशन में मार्गदर्शन प्रदान करने और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज आगरा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी, केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जटिया जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जगदीश देवड़ा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, असीम अरुण जी, अनूप वाल्मीकि जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मुन्नूलाल कोरे जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पदाधिकारी और भाइयों और बहनों, ब्रज भूमि के इस महत्वपूर्ण स्थल आगरा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सभी का प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरे देश का प्रवास करने के साथ ही अब चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस महाधिवेशन में स्वयं उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और अनुसूचित जाति मोर्चे के बारे में, इस समाज के बारे में, पार्टी और उनकी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो भारत जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा यहां पे भी श्री लाल सिंह आर्य कह रहे थे, भगवान राम को हम सबके साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे, तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भाइयों बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि के होंगे। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। विवाद था, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। जब मोदी जी सांसद बने काशी से, उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इसके लिए कुछ करना है। और आज वहां का परिणाम क्या है? आज वहां पे लाल सिंह आर्य कह रहे थे शिलान्यास ने अब तो प्रधानमंत्री जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की
25 फुट ऊंची प्रतिमा को लोकार्पण कर दिया है, मूर्ति स्थापित वहां लग गई है, भव्य पार्क का निर्माण हो गया है, म्यूजियम का निर्माण हो गया है, अन्य क्षेत्र का निर्माण हो गया है और अब उस पावन धरा पर जाने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है। पहले सिंगल लेन की भी सड़क नहीं थी, आज 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया है। ऐसे ही देश के अंदर सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया, तो गरीब और दलित को भी, वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे इस अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा, और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। और अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो पहले उसको भूमि आरक्षित पट्टा दिया जाएगा, कब्जा करवाया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, तब फिर उनको यहां से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था, हर एक के पास अपना राशन कार्ड है, आज उस सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को देने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है, तो महाराज बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार, कौशल किशोर यहीं पर बैठे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं की मांग पर लखनऊ में उनके किले का पुनरुद्धार करके उसको वहां पर भव्य स्मारक बनाने का काम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये सरकार सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का सम्मान करती है और इसका मूल प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से सरकारें प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर जब अनुसूचित जाति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आगमन हुआ है, मैं उनका एक बार फिर से आगरा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और देश के अलग अलग भागों से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य समागत अतिथियों का एक बार फिर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी भी अपने तमाम कार्यक्रमों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आगरा पहुंचे। आगरा में आए हैं तो अलग राज्य से आए होंगे तो ब्रजभूमि का दर्शन जरूर करना।
वृंदावन, मथुरा के दर्शन करने जरूर जाना। आगरा में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की धरती यहीं पे है, और यहीं से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक म्यूजियम को बनाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज यहां पे मंच पे हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रामचंद्र कनौजिया को, लाल सिंह आर्य को और हमारे अन्य अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं, और अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा आज आगरा से क्या कुछ कहेंगे वो आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा, जहां पर यो जेपी नड्डा जनता को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय जनता के दिलों में बसे हुए ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे भाई श्री लाल सिंह आर्य जी, श्री बैजयंत पांडा जी जो हमारे प्रभारी हैं, वी सतीश जी जो हमारे संगठक हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जटिया जी, हमारे महामंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी श्री तरुण चुग जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भारत सरकार में मंत्री और आप सबके लोकप्रिय सांसद मेरे भाई श्री एसपी बघेल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे भोला सिंह जी जो महामंत्री हैं, श्री रामचंद्र कनौजिया जी, इंद्रजीत वाल्मीकि जी, हमारे दुर्विजय सिंह जी, सभी उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, महापौर और यहां आगरा में एकत्र आए देवतुल्य हमारे सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अनुसूचित जाति मोर्चा के इस बड़े सम्मेलन में, जहां आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, अभी योगी जी ने आपके सामने अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए और अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम चले थे उसके बारे में जहां तक जिक्र किया, तो साथ ही साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों और बहनों के लिए योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मैं यहां एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं
लंबे समय तक भारत की राजनीति को मैंने देखा है। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा। उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का उपक्रम समझा। ये इनके इन प्रकारेण समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, हम सत्ता में थे या नहीं थे, हम सत्ता के नजदीक भी नहीं थे, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद के दृष्टि से यह कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। यह हमने 51 और 52 में कह दिया। हमने उसी समय कहा था कि समाज में वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीति से देखने का उपकरण समझा है, जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा करेंगे, बराबरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और इसीलिए कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया। उस समय कांग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय क्या होता है। तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, तभी भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को हम लोगों ने कहा था और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सबकी चिंता होगी, जब सबके प्रयास से चिंता होगी, जब सबका विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे तभी समाज का विकास होगा। इस बात को ध्यान में रखा जाए। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। कांग्रेस के नारे हमेशा खंडित करने वाले रहे और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा हमेशा सबको समाहित करने वाला योजना लेकर के चले। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अभी मोदी जी ने कहा ज्ञान। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। जब गरीब की चिंता होगी, जब युवा की चिंता होगी, जब अन्नदाता की चिंता होगी, जब नारी शक्ति का सम्मान होगा तो समाज आगे बढ़ चलेगा और सबकी ताकत साथ मिलकर के चलेगी। इसलिए मित्रों, मैं यहां आपके साथ इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी पंचतीर्थ की चर्चा हुई। ये पंचतीर्थ की याद क्यों नहीं कांग्रेस को आई? जो भारत रत्न भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी उपेक्षा की गई, उनका उपहास किया गया, उनको दरकिनार रखा गया, उनके योगदान को हमेशा कम आंका गया। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये कांग्रेस का इतिहास है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब जो संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी हमेशा उपेक्षा की गई।
और उनको संविधान सभा में चुनने का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। यह इतिहास में दर्ज है कि मुंबई से संविधान सभा की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को हराया था और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए, चुनने के लिए उनको बंगाल जाना पड़ा और बंगाल से वो चुन करके आए। यह इतिहास में दर्ज है। यह इतिहास में दर्ज है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया और नेहरू जी उनके पक्ष में प्रचार करने गए और भीमराव अंबेडकर जी को एक बार नहीं, दो बार चुनाव हराने का काम किया। यह इतिहास में दर्ज है कि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी के समय में संसद के अंदर उनकी तस्वीर लगने के लिए जगह की कमी पड़ गई। यह इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस पार्टी के शासकों ने कहा कि नहीं, यहां पर हमारे लिए संसद में भीमराव अंबेडकर की चित्र लगने के लिए जगह की कमी है। ये जब जनता दल की सरकार आई तब जाकर के काम हुआ। यही नहीं, मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। नेहरू जी ने अपने आप को, खुद को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया। खुद ही अपनी कुर्सी पर रह करके अपने लिए भारत रत्न लेते रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि आपने याद रखना, जो आज कांग्रेस पार्टी हमारे दलित भाइयों को वर्षों से गुमराह करती रही है, उनको सही मायने में मालूम होना चाहिए कि उनकी चिंता करने वाला कोई और नहीं। उनकी चिंता करने वाले अगर हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उनकी सही मायने में चिंता की है, सही मायने में चिंता की है। और जब मैं उनकी चिंता की दृष्टि से बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में 12 हमारे दलित भाई मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं। कभी इतने मंत्री नहीं रहे मंत्रिमंडल में। जब हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार, तो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष जीसी बाल योगी दलित, वो पहली बार अगर अध्यक्ष और स्पीकर बने तो वो अटल जी की सरकार में बने। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तब बने जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक बने, तब जाकर के हुआ। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार बनी तो तब बनी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो हमारे प्रथम सेवक हैं, उनके नेतृत्व में बनी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की कि हम सिर्फ नारों में विश्वास करते हैं, हम सही मायने में दलितों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसकी चिंता करते हैं। और जब हम कहते हैं कि सही मायनों में बदलना चाहिए तो योजनाओं के माध्यम से उनको आत्मसात करने की कोशिश की गई। और जब मैं योजनाओं की बात करता हूं तो योजनाएं बिना आर्थिक दृष्टि से नहीं चलती हैं। आज यहां कौशल किशोर जी बैठे हैं, एसपी बघेल जी बैठे हैं, सत्यनारायण जतिया जी बैठे हैं। आप इनसे पूछिए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के दृष्टि से सामाजिक न्याय के मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है। 90% बजट बढ़ा दिया गया, यानी दुगना बजट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत
31,000 गायों को लिया गया, 31,000 गांवों को, और 31,000 गांव में 35.5 लाख लोगों की चिंता की गई है ताकि उनकी जीवन सुधर सके, ये हम जान सके, ये हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से अगर मैं पिछड़ी जाति के दृष्टि से जो स्कीमें चली हैं, उन स्कीम्स की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहला विषय आता है शिक्षा का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैट्रिकुलेशन से पहले शिक्षा के दृष्टि से वजीफा स्कॉलरशिप देने के काम को बढ़ाया, तो उच्च शिक्षा के लिए भी वजीफा बढ़ाने का काम किया है। और इसी तरीके से छात्रों के रहने के लिए भी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत लगभग 173 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 16,000 बच्चों के शिक्षा के लिए छात्रावास बनाने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया ताकि बच्चा शिक्षा ले सके। इसके साथ साथ फ्री कोचिंग का जो एससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष उसका लाभ उठा सकते हैं, इस काम को भी आगे बढ़ाया गया। और उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया मोदी जी के नेतृत्व में कि ताकि उसमें भी उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इसकी चिंता की गई। आपको जानकर के खुशी होगी कि मुद्रा योजना के लाभ उठाने में हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों की संख्या 18% से ज्यादा है। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि योगी जी ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, जिस स्कीमों के तहत लोगों को जोड़ने का काम चला है। और अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वहीं 1.5 करोड़ लोग हमारे किसान अनुसूचित जाति से हैं जिनको किसान सम्मान निधि में जोड़ा गया है और उनको व्यक्ति को सहायता दी गई है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। यह आकर के आज देश की स्थिति खड़ी हुई है। उज्ज्वला योजना में जहां लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, वहां हमारे दलित बहनों को 35% गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिला है। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में शायद नहीं आया होगा। आप लोग कहते हैं धारा 370 हट गई, धारा 370 हट गई। धारा 370 हटने का मतलब क्या हुआ? धारा 370 हटने का मतलब यह हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, उनको अब रिजर्वेशन मिल गया है और वो सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धारा 370 के कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसी में, जम्मू कश्मीर के प्रदेश में कोई एससी कैटेगरी की सीट नहीं थी, कोई एसटी कैटेगरी की सीट नहीं थी। पर अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे डिलिमिटेशन के बाद, तो पहली बार अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुन करके जाएगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह है परिवर्तन, यह है मोदी जी का संदेश, यह है देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए काम करने का तरीका, और यह है मजबूत भारत को आगे बढ़ाने का तरीका। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, अगर हम राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन होगा, तब हम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। यानी समाज में महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान, भगवान वाल्मीकि जी का स्थान, उसको भी अगर सही दृष्टि से रखने का काम किया तो योगी जी ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके अयोध्या में विराजमान किया है। यह भी हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर योगी जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अभ्युदय
कोचिंग योजना को चलाया है, जिसके माध्यम से अब दलित का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा अब कोचिंग लेकर के वो उच्च नौकरी को पद प्राप्त कर सकेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने सामूहिक विवाह की योजना बनाई और उस सामूहिक विवाह योजना में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप, जो हमारा गरीब दलित भाई है, जिसके विवाह की योजना की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमी पड़ती थी, उसको भी मुख्य धारा में लाकर सामूहिक विवाह में जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हर दृष्टि से उस विकास का फल आप तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, इसकी चिंता की जा रही है। ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको ताकत दे सके, इसको ध्यान में रख करके किया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल ही जीवन योजना हो, ये सारी योजनाएं भारत के आम आदमी को, जो पिछड़ गया था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही हैं और देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज भारत बन गया है। आपको जानकर खुशी होगी, आपका आशीर्वाद 2024 में मोदी जी को फिर से मिलेगा। यहां भी हम 80 की 80 सीटें आपके आशीर्वाद से कमल खिलेगा और भारत में, देश में, दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने बताया आपको कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज 25 करोड़ की जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आ गई है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सारी बारीकियों को गहराई से समझें। मैं आज इंडिया अलायंस की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक बात आप ध्यान में रख लो, ये चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अनुसूचित जाति की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको दलित भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने से इनका मतलब है, इससे ज्यादा इनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? आप बताइए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, हरियाणा में चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, डिंपल, मुलायम परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बिहार में लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बंगाल में पीसी, भाईपो, बुआ, भतीजा, अभिषेक, ममता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तेलंगाना में केसीआर, केटीआर, कविता, भाई, दामाद, बेटा, बेटी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तमिलनाडु में करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए,
महाराष्ट्र में शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश के खिलाफ गोमती फ्रंट का केस चलता है कि नहीं चलता है? लैपटॉप का केस चलता है कि नहीं चलता है? आप बताइए, लालू के खिलाफ चारा घोटाला चलता है कि नहीं? आप बताइए, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला चलता है कि नहीं? आप बताइए, ममता के खिलाफ, ममता के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? उनके घरों से नोट की गड्डियां निकली कि नहीं? आप बताइए, ये केसीआर की बेटी कविता पर केस है कि नहीं? आप बताइए, ये भ्रष्टाचार में सारे लगे हैं कि नहीं? ये कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया अलायंस, ये परिवार को बचाने की पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी का जो मुहिम चल रहा है उससे बचने वाली पार्टियां हैं। ये या तो बेल पर है या जेल में है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं एक नाम लेना भूल गया, बताइए, केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताइए, केजरीवाल ईडी के नोटिस से बच रहा है कि नहीं? मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, इनको जेल और बेल की यात्रा में लगे रहने दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में आप पूरी ताकत से कमल खिलाइए, देश को आगे बढ़ाइए, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए और पूरी ताकत से मां भारती को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान कीजिए। आपने मेरी बात शांतिपूर्ण ढंग से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। सभा के कार्यक्रम में कितने लोगों ने आकर के शिरकत ली और कितने लोग बीजेपी की रैली को एक विशाल रैली के रूप में देने में लोग शामिल होंगे, इसका अब आगे जनता जवाब देगी। देखना ये होगा कि अब की बार फिर से एसपी सिंह बघेल को ही टिकट दी गई है, मगर कुछ लोगों का आज भी कहना है कि एसपी सिंह बघेल को टिकट दे करके सरकार अपना घाटा कर सकती है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार का घाटा होगा या फिर एसपी सिंह बघेल की जीत होगी। इसके पक्ष में आए हुए एसपी सिंह बघेल के और माननीय एसपी सिंह बघेल के आदेशों को सुनने और जेपी नड्डा के जो विचारधाराएं हैं बीजेपी की, उनको जेपी नड्डा और माननीय मुख्यमंत्री दोनों आज जनता के बीच रखेंगे। अब ये देखने वाला समय होगा कि ताज सर पे किसके सजेगा, और इसी बीच हमारे रिपोर्टर लगे हुए कार्यकर्ताओं को देखते हुए कि क्या कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक जनता के पक्ष संदेश कैसा रहेगा। कुछ कार्यकर्ताओं से हमारे रिपोर्टरों ने बात की है, आइए वो सुनाते हैं क्या कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है। मेरा नाम शिव कुमार रजौरा है, मेरा क्षेत्र उपाध्यक्ष हूँ एससी मोर्चे से। सुरक्षा में ड्यूटी लगी है, हम लोगों की पूरी टीम है, 100 लोगों की यहाँ पर गेटों पर ड्यूटी लगी है। आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वहीं यहाँ पर और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ जा रहे हैं और यहाँ पर काफी पब्लिक आ रही है। पब्लिक यहाँ आ रही है और उसको रूबरू होंगे हमारे मोदी जी और नड्डा जी
दोनों करेंगे और काफी शिलान्यास करेंगे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी यहीं से होगा। और एससी मोर्चे की ये महारैली है, इसमें संदेश आप देख रहे हो, भीड़ काफी आ रही है, आप कवरेज कर रहे हो, हमने देखा है आपको। आपका बहुत धन्यवाद।